क्यों थोड़ा स्पेशल क्यों काम? उसको भी वो कर दो ना, कर्टन को लगा दो, वो धूप आती होगी ना वहां, कर्टन को लगा दो, तेज हवा आती है, गर्म हवा। अभी टेम्परेचर अच्छा लग रहा है, हैं? हाँ नहीं, अच्छा बड़ा वाला चल रहा है, तो अभी तक चल नहीं रहा था आज? अच्छा बादल भी है। बताइए, परिवार में व्यवस्था में सबसे बड़ा क्या बाधा है? ये मूल्यों का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या जानबूझकर नहीं हो पा रहा है? बस इतना ही, मूल्य है नहीं तो प्रदान कहां से होगा? मूल्य है नहीं तो प्रदान कहां से होगा? बस। और है नहीं ऐसा नहीं, ध्यान नहीं गया, वातावरण के दबाव, बस भौतिकता का इतना ज्यादा दबाव आ गया है, इतना ज्यादा दबाव हो गया है। हर माँ बाप अपने बच्चे को भौतिकता जितना ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करा दे, उसी में गौरवान्वित महसूस करते रहते हैं, है ना? हर माँ बाप जितना अपना कमाया उससे ज्यादा कमाने योग्य बच्चे को बना दिया, उसमें गौरवान्वित महसूस करते हैं, है ना? तो क्या हो गया? कुल मिलाकर के सब का रूट कहाँ है? मैं शरीर हूं। सबका रूट कहाँ है? मैं शरीर हूं, यही है रूट। भाई माँ बाप भी स्वयं को शरीर के रूप में देख रहे हैं, तो क्या भाई, शरीर के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुविधा उतना ज्यादा से ज्यादा सुख, भौतिक सुविधा जितना ज्यादा सुख उतना ज्यादा। अपने बच्चे को निरंतर सुखी करने के लिए हमसे ज्यादा भौतिक सुविधा बच्चों को उपलब्ध हो जाए, इस अर्थ में अपना कम भोगा, बच्चों को खूब दिया, यही ना किया? माँ बाप के भाव कितने अच्छे थे, बच्चे भी कहां चूक कर गए? माँ बाप की जितनी समझ विकसित हुई थी, माँ बाप की जितनी समझ विकसित थी, उसके हिसाब से बच्चों को सुखी करने के भाव से ही भौतिकता की शिक्षा दी। ऐसा नहीं है कि उनको दुखी करने के लिए वो भौतिकता की शिक्षा दी। उनके पास जो बेस्ट था वही दिया, उनके पास जो बेस्ट था सुखी करने के लिए अपने बच्चों को, वो वही दिया। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं। माँ बाप ने अपनी आवश्यकताओं को कम करके बच्चों को दिया। अपने खुद जो हो सकता है 200 रुपए का शर्ट पहने हो, बच्चे को 1000 रुपए का शर्ट दिया हो। खुद भोजन पानी कम किया हो, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से अच्छी की हो, ये सब कुछ किया होगा। अच्छे भाव से ही हमारा बच्चा सुखी हो जाए, उसको कोई दुख ना हो, है ना, इसी भाव से। लेकिन साथ में कल्पना भी रहता है कि वो भौतिक जो है सुख बाद में हमको भी मिलेगा। तो क्यों देखते हैं मैं शरीर हूं तो भौतिक सुविधा बराबर सुख, वो बच्चों के लिए भी है और मेरे लिए भी है। भाई बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराऊंगा तो मुझे भी तो मिलेगा। तो सारा भ्रम वश हो रहा है। माँ बाप जानबूझ करके ऐसा कष्ट पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। माँ बाप भी कष्ट क्यों पाए? ये भ्रमवश, भ्रमवश ही कष्ट पा रहे हैं। कोई जानबूझ करके वो गलती कर रहे हैं ऐसा नहीं है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए ऐसी गलती कर रहे हैं, इसीलिए ऐसी गलती कर रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से वही कहा, जानबूझ करके कोई गलती करता नहीं, ना समझी में ही ये गलती होती रहती है। ना समझी में एक भी आदमी जानबूझ करके गलती नहीं करता। तो ये मूल्यों की पहचान हो जाए और मूल्य सहित वस्तु समर्पण और सेवा होने लगे। इसलिए आप यहां देखें क्या लिखा हुआ है, सभी में मूल्य सहित सेवा समर्पण, मूल्य सहित वस्तु सेवा समर्पण, मूल्य सहित वस्तु सेवा समर्पण, सब जगह लिखा हुआ है।
हर चीज में मूल्य सहित वस्तु सेवा समर्पण, मूल्य सहित वस्तु और सेवा। मूल्य विहीन वस्तु और सेवा होता ही नहीं है। मूल्य विहीन वस्तु और सेवा होता ही नहीं है। ये ठीक है? ये ठीक है? अब इसमें से यदि हम विश्वास मूल्य की बात कर लें, यदि हम विश्वास मूल्य की बात कर लें, तो विश्वास मूल्य पे हमने बहुत बातचीत कर लिया है। क्या बातचीत कर लिया? विश्वास मूल्य, हर आदमी सुखी होना चाहता है और दूसरों को सुखी करना चाहता है ना? अपनी अयोग्यता बस दूसरों को दुखी करता रहता है। तो क्या विश्वास? हर आदमी दूसरे को सुखी करना ही चाहता है। यदि हमको ये बात समझ में आ गई, हर आदमी पर विश्वास बना रहेगा। सिंपल सा चीज है। हर आदमी की चाहना शुभ की ही है, भ्रम बस है ना, मान्यता बस वो गलती करता है। तो किसी से हमको परेशानी होगी क्या? बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो विश्वास क्या? मूलतः हर आदमी शुभ ही चाहता है। मूलतः हर आदमी शुभ ही चाहता है। यही है विश्वास का आधार। कितने लोगों को लगता है कि इस धरती का हर एक आदमी स्वयं को सुखी करना चाहता है और दूसरों को भी सुखी ही करना चाहता है? कितने लोगों को इस पर विश्वास है? हर आदमी इस धरती का स्वयं को भी सुखी करना चाहता है और सामने वाले को भी सुखी। ये है विश्वास का आधार। ये है विश्वास का आधार। क्या है विश्वास का आधार? जैसा मैं स्वयं को सुखी करना चाहता हूं और दूसरों को भी सुखी करना चाहता हूं, वैसा ही स्वयं को भी सुखी करना चाहता है, सुखी करना चाहता है। यही है विश्वास का आधार। मानव की मूल चाहना जो है वो दूसरों को सुखी करने की ही है। यही है विश्वास का आधार। हमारा विश्वास कब डगमगाता है? जब हमारी इस मूल चाहना पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मूल चाहना पे प्रश्न चिन्ह। क्या मूल चाहना पे? पाकिस्तान जानबूझ करके इंडिया के साथ बदमाशी कर रहा है। ये मूल चाहना पे प्रश्न चिन्ह लगा, से अविश्वास हो गया, है ना? मूल चाहना पे अविश्वास क्या लग गया? पाकिस्तान जानबूझ करके बदमाशी करता है। क्या लगता है जानबूझ के कर रहा है? जानबूझ के कर रहा है। तो मूल चाहना पर जैसे ही अविश्वास बनेगा, है ना, उसी से ये विश्वास मूल्य क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है। आप लोग तो जहां से हैं वहां पर तो लोगों पर विश्वास नहीं करना है, यही ना? वहां पर कैसा माहौल बना हुआ है? क्या विश्वास करते हैं लोग एक दूसरे पर? वाह, विश्वास करते हैं। छल कपट का माहौल नहीं बना हुआ है। आप लोग चलते, माहौल तो इसी का बना हुआ है। विश्वास के विपरीत क्या होगा? अविश्वास। अविश्वास का मतलब विश्वासघात। विश्वासघात का मतलब छल कपट दंभ पाखंड। छल कपट दंभ पाखंड, दिखना कुछ और होना कुछ और। क्या पता यहां पर ये लोग कुछ बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, कुछ और एजेंडा चलता होगा। यहां कुछ बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, इनका एजेंडा कुछ और होगा। अविश्वास बन ही सकता है। अविश्वास बन ही सकता है। कुछ बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, एजेंडा कुछ और चलता होगा। ये भी अविश्वास हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाई शंका होने में क्या है? मुंह में राम बगल में छुरी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। ये सब तो हमने मुहावरा बना के रखा हुआ ही है ना। ये सब तो मुहावरा बना के रखा हुआ ही है।
इन लोग कुछ तो अपना इससे ऐसा ज्ञान का बात बोल करके अपना कुछ तो पैसा जो है वो करते होंगे। वो कैसा पैसा? एनजीओ। एनजीओ क्या है? एनजीओ दिखाना कि हमको समाज के लिए करना है और खुद पैसा बनाना। ऐसा ही चल रहा है ना एनजीओ का मामला। एनजीओ क्या है? कुल मिला के दिखाना कुछ और करना कुछ और। क्या ये ऐसा ही कोई एनजीओ जैसा तो नहीं है? या हमको बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, कहीं और से फंड लेते होंगे, कहीं और से फंड लेते होंगे। यहां ऐसी कोई फंडिंग नहीं होती है। यहां ऐसी कोई फंडिंग नहीं होती है। कोई फंडिंग नहीं होती, कोई एनजीओ से किसी से कोई फंडिंग नहीं होती। आप तो आते हैं लगातार, क्या लगता है कोई एनजीओ से फंड आता है? यहां कुछ भी नहीं आता है। लेकिन क्यों हमको इतना अपना स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है? क्योंकि समाज में ऐसा चल रहा है। समाज में जब ऐसा चल रहा है तो आप भी ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि ऐसी भ्रमित मान्यताएं सब जगह बैठी हुई हैं। तो आप भी उसी भ्रमित मान्यता से आए हैं, तो आपको भी शंका हो ही सकती है। आपको भी शंका हो ही सकती है। ये ठीक है। विश्वास मूल्य, तो विश्वास मूल्य जो है हर संबंध का आधार मूल्य है। हर संबंध का आधार मूल्य क्या है? विश्वास। कोई और मूल्य हो या ना हो, कोई और मूल्य हो या ना हो, विश्वास मूल्य मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी संबंध में। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? विश्वास मूल्य। इसलिए विश्वास मूल्य को साम्य मूल्य भी कहा गया, आधार मूल्य भी कहा गया। विश्वास मूल्य को साम्य मूल्य भी कहा गया, आधार मूल्य भी कहा गया। विश्वास मूल्य को साम्य मूल्य भी कहा गया, आधार मूल्य भी कहा गया, क्योंकि ये हर संबंध का रिक्वायरमेंट है। माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, मित्र संबंध, कोई भी संबंध हो, उसमें इस मूल्य की अपेक्षा बनी ही रहती है। हम बाहर जा रहे हैं ट्रेन में किसी के साथ, हम सामने वाले के साथ बैठे हुए हैं, उनसे भी ये विश्वास मूल्य की अपेक्षा बनी ही रहती है। कोई और मूल्य की अपेक्षा हो या ना हो, विश्वास मूल्य की अपेक्षा तो रहती ही है। इसलिए विश्वास को साम्य मूल्य कहा गया, आधार मूल्य कहा गया। ये ठीक है। अब आ जाते हैं सम्मान। सम्मान का मतलब क्या है? सम्मान का मतलब क्या है? क्या मतलब हुआ सम्मान का? हाँ, ये सभी भाव ही हैं। ये सभी क्या है? भाव ही हैं। ये सभी नौ जो है भाव ही है। मूल्य का मतलब भाव, भाव का मतलब क्या होता है? प्रयोजन, उपयोगिता। अभी जाके पूछते हैं ना, आलू कैसे भाव, आलू का भाव क्या है, प्याज का क्या भाव है, पूछते हैं ना। या क्या मूल्य है प्याज का, वहां पे भी भाव और मूल्य पूछते हैं, बोलते हैं। यहां पर भी भाव और मूल्य बोल रहे हैं। दोनों भाव और मूल्य एक ही है या अलग अलग है? वहां भी भाव और मूल्य बोलते हैं, यहां भी भाव और मूल्य बोल रहे हैं। दोनों भाव और मूल्य एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है। वहां पर बेसिकली क्या है? कीमत। कीमत, यही है ना कीमत। किसी भी वस्तु की कीमत कैसे तय हो रही है? हाँ, जैसे जैसे अभी पेट्रोल डीजल को लेके हाहाकार मचा था ना, है ना। पेट्रोल डीजल की कुछ कीमत है। पेट्रोल की कीमत कितनी है? 104 रुपये। ठीक, उसकी कीमत 104 रुपये का क्या मतलब हुआ?
क्या है? 104 रुपये उसकी कीमत है, उसका क्या मतलब है? लागत, क्या चीज में लागत, क्या चीज का लागत है? हाँ वही तो, उसमें वस्तु में क्या लागत है? वस्तु में क्या लागत है? वो वस्तु को बनाने में क्या लागत है? जमीन से निकाला ना, तो उसमें कुल मिलाकर के मानव का जो श्रम है उसी का लागत है ना। वस्तु का कोई लागत है? जो मानव का श्रम है वही ना लागत है, तो मानव के परिश्रम का ही लागत है। वस्तु तो फ्री में मिल रहा है, वस्तु तो फ्री में मिलता है, वस्तु तो अस्तित्व में पहले से है ना, इस धरती पर तो पहले से है। वस्तु का कोई मूल्य है क्या? क्या मूल्य है उसमें? उसमें लगे श्रम का मूल्य है, हाँ है ना, उसमें लगे श्रम का मूल्य है। क्या उसमें लगे सिर्फ श्रम का मूल्य है, या उस श्रम में लाभ मिला करके उसका मूल्य है? कितना श्रम है, कितना लाभ है, कोई आकलन है? कितना श्रम लगा, उसमें कितना लाभ है? उस पहले तो ये तय कर लें, हम कोई ऐसी वस्तु जिसका हम वस्तु का मूल्य देते हैं, वस्तु की कीमत देते हैं, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी चीज जिसमें हम वस्तु की कीमत पे कर रहे होते हैं, वस्तु की कीमत अदा कर रहे होते हैं। गेहूं, चावल, दाल, क्या उस वस्तु की कीमत देते हैं? क्या उस वस्तु की कीमत देते हैं? श्रम का ही कीमत देते हैं। वही तो, जो भी दे रहे हैं हम वो वस्तु के बदले दे रहे हैं कि उसमें जो श्रम मूल्य है उसका दे रहे हैं, श्रम मूल्य का ही ना। अरे गेहूं है, गेहूं क्या हुआ, उसको लगाया, प्रकृति ने तो अपने आप ही किया ना, प्रकृति ने तो अपने आप ही किया ना। उसको होने में आपने अनुकूलता प्रदान की, पानी डाला, सिंचाई की, है ना, हाँ है ना। आपका श्रम लगा है उसी का कीमत लेते, आपका श्रम लगा है उसी का कीमत है वस्तु की कीमत। वस्तु तो स्वयं स्फूर्त विधि से धरती पे उपलब्ध हो ही रही है ना। पानी 20 रुपए लीटर, पानी 20 रुपए लीटर मिल रहा है। पानी की कितनी कीमत है उसमें? पानी की कितनी कीमत है? कोई कीमत नहीं। क्या चीज की कीमत है? श्रम का कीमत है। तो पहली बात तो ये भ्रम हो जाए हम वस्तु की कोई कीमत तय कर रहे हैं, ये तो नहीं है। वस्तु की कोई कीमत तय करते हैं क्या? कीमत क्या चीज की तय करते हैं? जो उसमें श्रम लगा है मानव का, वही। और कितना श्रम है और कितना लाभ है उसमें, ये पता है? आईफोन अभी आया है ना, आईफोन कौन सा आईफोन चल रहा है अभी? आईफोन कौन सा चल रहा है अभी? आईफोन 17, 18 कौन सा चल रहा है? 17। आईफोन 17 की कीमत कितनी है, कुछ आइडिया? 1 लाख रुपए। आईफोन 17 की 1 लाख रुपए है, कितना होगा? 80,000। 80,000 से 1.5 लाख, 80,000 से स्टार्ट होता है, 1.5 लाख तक है। अब मान लेते हैं 1 लाख का देते हैं। वो 1 लाख जो हमने मूल्य दिया, वो वस्तु के लिए दिया क्या? वो वस्तु के लिए दिया क्या? वो वस्तु के लिए दिया क्या? वस्तु के लिए कोई मूल्य दिया क्या? 1 लाख रुपये में वस्तु के लिए कितना दिया? कुछ नहीं। वस्तु तो अस्तित्व में है ही, प्रकृति में है ही। अब क्या किया? उसमें श्रम लगा है, उसमें हमारा श्रम लगा है, उसको किसी शेप देने में, कुछ में ये श्रम लगा है। कितना उसमें श्रम लगा है और कितना उसमें लाभ है, ये किन्हीं को पता है क्या? कितना उसमें श्रम लगा है? कोई आकलित करके बता सकते हैं कितना श्रम लगा है?
एआई से देख के बताओगे हर्ष कितना है उसमें श्रम? किसी ने बताया था 5% उसका वो उसमें श्रम का लागत है। यदि 1 लाख रुपए का है तो 5,000 रुपये उसमें श्रम लगा है। ऐसा ही ढंग से देखेंगे तो 5,000 रुपये श्रम, बाकी 95,000, बाकी 95,000 लाभ। लाभ का मतलब हुआ कम देकर ज्यादा लेना। अरे तभी तो एप्पल इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। एप्पल इतनी बड़ी कंपनी, श्रम के बदले जितना श्रम किया उतना लेते तो इतनी बड़ी कंपनी बन सकती थी क्या? इतनी बड़ी कंपनी बन सकती थी क्या? नहीं बन सकती थी, तो भी नहीं बन सकता था। आ? 2 से 5%, मैं मैक्सिमम बताया 5%। 5%। लेज का चिप्स कितने रुपए में मिलता है? 5, 10, 20 रुपए का मिलता है ना। 20 वाला एक लेज का चिप्स कंसीडर कर लेते हैं, 20 वाले। उसमें क्या लगता है, कितना श्रम लगा होगा? कितना का श्रम लगा होगा उसमें? 10 रुपए। 8 आना। एक आलू का, हाँ, 15 पैसा, 50 पैसा। तो बाकी पैसे कहां जा रहे हैं? लाभ में। कैसे लाभ में? तो बहुत सारा तो एडवर्टीजमेंट पे जा रहा है, करोड़ों का एडवर्टीजमेंट। क्या? डर के आगे जीत है। डर के आगे वो क्या चीज का है वो प्रचार? माउंटेन ड्यू का। डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू से पीने के बाद डर के आगे जीत कैसे हो जाती है यार? डर है पी करके वो ऐसा कोई जंप करेगा, हो जाएगा क्या? वो दिखाया जाता है, आपके अंदर वो बनाया जाता है, ये बहुत बड़ी चीज है वो। हाँ, क्या? इस पर आप विश्वास न करें। एक्सपर्ट्स के द्वारा ये स्टंट किया गया है, आप ट्राई ना करें। मतलब इसको पी के स्टंट नहीं किया गया है, तो दिखाते क्यों है? तो दिखाते क्यों है? डर के आगे जीत है, इसको पी करके। विश्वासघात। दिखाया कुछ और, छोटे से लिख दिया कुछ और। क्यों? इससे ऊपर कोई केस कर सकता है, तो अब वो बोल देंगे देखो हमने तो लिख दिया है, ये देखो यहां लिखा हुआ है एक्सपर्ट के द्वारा किया गया, आप ना करें। अब आप केस भी नहीं कर सकते हो, अब आप केस भी नहीं कर सकते हो। क्या ऐसा छल कपट का माहौल बना के रखा हुआ है, और किसी वस्तु की ऐसी कीमत रखी हुई है, कुछ भी तय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हम किए हुए क्या हैं? ये वो केवल कंपनी इसी बात पे जीत गए कोर्ट में। मैं थोड़ी ले रहा हूं इतना, इतना थोड़ी मैं बेच रहा हूं, मैं ये मेरा मैक्सिमम प्राइस है, इससे कम में ले सकता है, इससे कम में बेच सकता हूं, मैं वो पैसा नहीं ले रहा हूं। पूरा जो है ना ऐसा तिक्रम का माहौल बनाया गया है, हम न्याय करके लाभ कमा ले। यस। दूसरों को दिखाएं हम आपके साथ न्याय कर रहे हैं, और उसके साथ विश्वासघात करके पैसा उसका कमा ले। मैं अपने एजुकेशन सिस्टम में भी देखा, बच्चों को बहुत इमोशनली ग्रिप में लेना और उससे लाभ कमाना। जो बिजनेस होता है ना, उसको इमोशनली ग्रिप में लेकर के मैनिपुलेट किया जाता है। न्याय पूर्वक शोषण। क्या?
न्यायपूर्वक शोषण, न्यायपूर्वक शोषण नहीं है, न्याय का दिखावा करके शोषण, न्याय का दिखावा करके शोषण। अभी एजुकेशन में एक कंपनी बहुत आगे बढ़ी है, 15,000 करोड़ की कंपनी बन गई है, 15,000 करोड़ की कंपनी बन गई। और वो बताते हैं कितना, हम तो 4,000 रुपए में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 2,000 रुपए में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अरे 2,000 4,000 रुपए में यदि आप यही दिखाना चाह रहे हो कि हम मिनिमम में पढ़ा रहे हैं, तो 15,000 रुपए कैसे कमा लिए? अरे कुछ भी कर रहे हैं, 2,000 4,000 रुपए में हम पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास इतना जमा कैसे हुआ? है ना? तो कुल मिलाकर के हमारा आकलन सही नहीं है। संसार को किसी भी चीज का आकलन पकड़ में नहीं आ रहा है, क्या चीज का आकलन क्या है। इसीलिए ये सब अब नए औजार एक पर एक फ्री, एक पर एक फ्री। आपको लगता है कि 2,000 रुपये में आपको वो डबल दे रहे हैं, अपने घर से दे रहे हैं, अपने घर से दे रहे हैं। हम लोग तो छोटे में क्वेश्चन बनाते थे गणित में, हम लोग को गणित का प्रैक्टिस करा था कि किसी वस्तु का दाम 100 रुपये है, किसी वस्तु की लागत 100 रुपये है, तो बताओ इसकी कीमत को कितना बढ़ा के कर दिया जाए कि 20% की छूट देने के बाद भी 40% का लाभ हो। किसी वस्तु की लागत 100 रुपये है, तो उसमें उसकी कीमत को कितना बढ़ा दिया जाए कि उसमें 20% की छूट देने के बाद भी 40% का मुनाफा हो। सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हम लोगों ने किया ये। क्यों, आप भी करते हैं? किया है ना? सब ट्रेनिंग दे के रखे हुए हैं बच्चों को बचपन से। तो एक वस्तु का दाम ऐसा डिसाइड कर दीजिए, एक पर एक फ्री देने के बाद भी हमको 50% का मुनाफा हो। यदि उस पर भी नहीं मानते हैं, एक पर दो फ्री, कितने लोगों ने देखा है सेल? एक पर दो फ्री, एक पर दो फ्री, एक पर तीन फ्री भी देखा है, एक पर तीन फ्री। ये सब चीज आप देखेंगे ना, 20% एक्स्ट्रा। अब कोई सामान ही शायद ऐसा नहीं मिलता जिसमें एक्स्ट्रा ना हो। 2 रुपए के चीज में भी लिखा होगा 15% एक्स्ट्रा, 2 रुपए के चीज में भी 15% एक्स्ट्रा। क्या 15% एक्स्ट्रा? हम पर उपकार कर रहे हैं क्या? अरे हम पर उपकार कर रहे हैं 15% एक्स्ट्रा। इतने से नहीं हुआ, 50% ऑफ, उस पर भी नहीं हुआ, 50 प्लस 20%, 50% उसके बाद प्लस 20%। ये सारे मॉल में कैसे चलते हैं? आप खरीदने जाओ, 1,000 की शॉपिंग पर इतनी छूट, 2,000 की शॉपिंग पर इतनी छूट, 5,000 की शॉपिंग पर इतनी छूट। आप जैसे ही 3,000 पे पहुंचते हैं, अरे यार 2,000 का और सामान खरीद लेते, 5,000 हो जाएगा तो और छूट मिल जाएगी। आपको लगता है आपने कम देके ज्यादा ले लिया, कंपनी को भी लगता है कम देके ज्यादा ले लिया, दोनों ने एक दूसरे से ज्यादा लिया। क्या बढ़िया गणित है ना? क्या बढ़िया गणित है, क्या बढ़िया गणित है। आप भी खुश, वो भी खुश। आपको भी लगा कम पैसा देके हमने ज्यादा ले लिया, वो भी खुश हैं, कम पैसा देके ज्यादा ले लिया। क्या ये क्वेश्चन ठीक बैठता है क्या? कोई ये क्वेश्चन ठीक बैठता है क्या? लेकिन आप सुकून महसूस करते हो, महसूस करते हो ना? कम देके ज्यादा लिया, सुकून महसूस करते हैं ना? और विजयी घोषित कराते हैं, आज तो विजेता है। क्यों? जब खरीदारी करके आते होंगे और ऐसा लगता है 5,000 की खरीदारी की और असली प्राइस था 8,000, छूट करके 5,000 में आ गया, उस दिन आके कितना सुकून की नींद आती होगी। अच्छा दीदी, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आपने भी किया है? अरे सभी करते हैं, हमने भी किया है। सुकून, आज कम देके ज्यादा ले लिया, अब लाभ हमारा तृप्त हुआ। लाभ कम देके ज्यादा लेना। कितने लोगों ने ऐसी तृप्ति का अनुभव किया है?
कितने लोगों ने ऐसे तृप्ति का अनुभव किया है ना? कम देके ज्यादा लेने की तृप्ति। और जिनसे कम देके ज्यादा लिया है ना, वो भी तृप्त है, वो भी तृप्त है कि कम देके ज्यादा ले लिया उससे, क्योंकि पता ही नहीं है कि वस्तु का मूल्य क्या है। पता ही नहीं है कि वस्तु का मूल्य क्या है, कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। आप सोचिए, ये जमीन की कीमत का तो समझ में ही नहीं आता है। 1 एकड़ जमीन कभी 1 लाख रुपये भी था और आज 1 करोड़ रुपये एकड़ भी है। जमीन में क्या परिवर्तन आया? जमीन में परिवर्तन क्या आया? जमीन की कोई उपयोगिता बदल गई क्या? उपयोगिता बदल गई? मार्केट आ गया तो जमीन की उपयोगिता नहीं बदली है। जमीन की उपयोगिता यही है कि उसकी पैदावार क्या हो सकती है, तो वो जमीन की उपयोगिता है। आप रोड निकल गया, उस पे आप मॉल बना लिए, उसकी उपयोगिता क्या उपयोगिता बन गई? उसमें ऐसे अगल बगल उसका माहौल, वातावरण बन गया। अब वहां पर वो जमीन जो है, उस पे हम कुछ करके पैसा कमा सकते हैं, इसलिए उसकी उपयोगिता बढ़ गई, इसीलिए उसका मूल्य बढ़ गया। जमीन का कोई मूल्य नहीं बढ़ा। वो जमीन पर हम कुछ करके हम पैसे कमा सकते हैं ज्यादा, इस कारण से मूल्य बढ़ गया। तो वो कैसे कहेगा? आपने 1 करोड़ में लिया, 1 करोड़ में उसने बड़ी वहां पर क्या करे, शॉपिंग मॉल खोल दी। अब वो हर साल 1 रुपये कमा रहा है। वो भी क्यों 1 करोड़ दे रहा है? यही तो है। जमीन का क्या मूल्य है? जमीन का कोई मूल्य है? जमीन तो ये धरती करोड़ों अरबों साल से फ्री की उपलब्ध है। फ्री का है, फ्री का ही है ना। आप नहीं लेंगे? देखो, छोटा दिखा के हम बड़े हो गए। हम बड़े हैं या नहीं हमको नहीं पता, हम बड़े हैं या नहीं पता, लेकिन दूसरे को छोटा दिखा करके हम बड़े हो गए। अभी कोई बढ़िया जो है 25 लाख की कार में आए और बढ़िया एंट्री मारे, आप क्या करेंगे? अरे यार, खूब आप उसको सम्मान देंगे, है ना। और वो आदमी भी काफी अड़ में होगा। अब उसके थोड़ी देर बाद 1 करोड़ की गाड़ी में कोई आ जाए तो ये आदमी चुपके से जाके वहां बैठ जाएगा, है ना। कोई एक बढ़िया जो है आईएएस आए, सभी के सभी आव भगत में लग जाएंगे। उसके थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री आ जाए, आईएएस आव भगत में लगे रहेंगे। एक समय किसी के रिस्पेक्ट में वो अपना अधिमूल्यन है, तो किसी के रिस्पेक्ट में उसका अवमूल्यन है। किसी के रिस्पेक्ट में वो अपना अधिमूल्यन किया हुआ है, तो किसी के रिस्पेक्ट में अपना अवमूल्यन किया हुआ है। तो जैसे मेरे पास 10 करोड़ है, तो मैं अपना बाकी लोगों के रिस्पेक्ट में अपना अधिमूल्यन किया हुआ हूं। मैं 100 करोड़ के लोगों के बीच में चला गया, मुझे कैसा फील होगा? मुझे कैसा फील होगा? छोटा। जैसे मैं अभी देखिए, वहां पर भी होता है, कोई बोले आईआईटी की डिग्री है और मैं ऐसे लोगों के पास चला जाऊं जो स्टैनफोर्ड एमआईटी से पढ़े हुए हैं, मुझे कैसा लगेगा? छोटा। मुझे कैसा लगेगा? छोटा। कोई बोले मेरी आईआईटी में रैंक कितनी है? 500, तब तक वो काफी कर रहा था, एंट्री मार गए आईआईटी में AIR 1, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक। अब अपने आप को क्या मानेगा? छोटा। हमारा मूल्यांकन कोई स्थिर है ही नहीं। कभी हम अपना अधिमूल्यन करते रहते, कभी अवमूल्यन करते रहते, कभी अवमूल्यन करते रहते, है ना। यही ना है सारा मामला। हमको अपना पता ही नहीं है मूल्यांकन की हम
है क्या? फिर से हमारे को अपनी स्वयं के सौंदर्य पर, स्वयं के व्यक्तित्व का कोई आकलन है ही नहीं। दूसरा जैसा आकलन करता है उससे हम प्रभावित होते रहते हैं। दूसरा बड़ा मानता है, हमको अच्छा लगता है। दूसरा छोटा मानता है, हम दुखी हो जाते हैं। यही ना होता है? यही ना होता है? इतने मात्र के लिए झगड़ा हो गया, कोई बड़ी सभा में गए, हमको ऊपर बैठने के लिए नहीं कहा गया, उससे हम अपमानित महसूस करते हैं। हमको ऊपर बैठने के लिए नहीं कहा गया, उतने से हम क्या महसूस करते हैं? अपमानित महसूस। हम गए, हमको फूलों का हार नहीं पहनाया गया, अपमानित महसूस करते हैं। फूलों का हार, जैसे एंट्री मारे फूलों का हार पहनना चाहिए। अभी क्या लगता है? आदत हो गई है ना भाई, कोई मंत्री आए, कुछ भी आए, उनको फूलों का हार, फूलों का हार नहीं पहनाया गया तो अपमान हो गया। लोग गेट पर लेने नहीं आए तो अपमान हो गया। कितनी तरीके से हमारा मूल्यांकन अप डाउन होता रहता है। हर दिन कितनी बार अप डाउन होता रहता है हमारा मूल्यांकन। क्यों होता रहता है अप डाउन? क्योंकि हमारा स्वयं के प्रति कोई सम्मान का भाव है ही नहीं। क्यों नहीं है सम्मान का भाव? क्योंकि हमारा स्वयं को लेके कोई आकलन है ही नहीं। हमारा स्वयं को लेके कोई आकलन है ही नहीं। यदि हमारा स्वयं के प्रति कोई आकलन नहीं है, हमारा स्वयं के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं है, तो अधिमूल्यन को हम सम्मान मानते हैं, अवमूल्यन को अपमान मानते हैं। यदि हमारा स्वयं को लेकर के कोई सम्मान का भाव नहीं है, तो अधिमूल्यन को हम सम्मान मानते हैं, अवमूल्यन को अपमान मानते हैं। यही ना है? मैं हूं कैसा, मैं हूं कैसा मुझे पता ही नहीं। यदि मेरा ठीक ठीक आकलन है अपने प्रति, क्या लगता है मैं दूसरों के आकलन से प्रभावित होऊंगा या नहीं होगा? क्या मेरा सम्मान मेरे स्वयं के आकलन से निश्चित होगा या समाज के आकलन से निश्चित होगा? मैं क्या हूं, यदि मैं इसको ठीक ठीक आकलित कर लूं, संसार मुझे अधिमूल्यन करे या अवमूल्यन करे, उससे मैं प्रभावित होऊंगा क्या? मेरा स्वयं के प्रति सम्मान का भाव अप डाउन होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन कितने लोगों का अपना आकलन हुआ है, स्वयं में सम्मान का निश्चितता हो गया, स्थिरता हो गया? कोई है? हिलता डुलता नहीं है, धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। हाँ है ना? अभी हाँ, बच्चे वही तो, अभी कोई ऐसे बैठे हुए रहते हैं, मैं जैसे ही जाता हूं देखते हैं ऐसा कर लेते हैं। अरे क्यों यार, ऐसे बैठे रहने से क्या मेरा अपमान हो जाएगा क्या? है ना? हर तरीके से इसके विपरीत, सम्मान के विपरीत, हम पूरे समय मान भय से ग्रसित रहते हैं। किस भय से ग्रसित रहते हैं? मान भय। क्या है मान भय? जो मेरा यश है उसके कम होने का भय। मेरा यश है उसके कम होने का भय। कैसे? अभी बताऊं कैसे? अभी तक जितना हुआ है 7 दिन तक का, आप थोड़ा समराइज कर दीजिए ना, थोड़ा समराइज कर दीजिए। अब मान भय शुरू हो गया। मान भय मैंने सिर्फ कहा आ करके समराइज कर दीजिए। क्या चालू हो गया अंदर? मान भय। क्या मान भय? मैं जो रखूंगी वो दूसरे लोग उसको अप्रिसिएट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका भय चालू हो जाता है ना। जब कहा जाएगा यहां पर सब लोग अपना मूल्यांकन दे, मान भय। अंदर खूब सोचना पड़ता है, क्या बोले नहीं बोले, खूब सारा चल रहा होगा ना अपने मूल्यांकन में, ये बोलेंगे ऐसा। क्यों इतना सोचना पड़ रहा है? मैं जो बोलूं उससे मैं कम ना दिख जाऊं।
दिल धक धक करते रहता है, यहां पर हार्ट बीट बढ़ जाता है, जैसे ही बोलने आते हैं तो हार्ट बीट बढ़ने लगता है। क्यों? मान भय। वो हार्ट बीट किससे बढ़ता है? मान भय से, कि मैं जो व्यक्त होऊंगा उससे मैं कम तो नहीं दिख जाऊंगा, उससे कम तो नहीं दिख जाऊंगा। यहां पर कुछ बोल के जैसे ही उतरेंगे, हार्ट बीट थोड़ा शांत होगा, पतिदेव बोलेंगे अच्छा बोली, थोड़ा और हार्ट बीट शांत होगा, वो भी बोलेंगे बहुत अच्छा बोली दीदी, हार्ट बीट थोड़ा रिलैक्स होगा। हाँ है ना? हमको ये नहीं पता है कि हमको सही समझ में आया है या नहीं आया है। भाई सही समझ में आया या नहीं आया हमको ये नहीं पता, लेकिन हम जो बोले वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। तो हम अच्छे हैं या नहीं है हमको ये नहीं पता, हम अच्छे दिखे इसके लिए हम हर समय परेशान रहते, इस मान भय से ग्रसित रहते। हम अच्छे हैं या नहीं हैं हमको नहीं पता है, लेकिन हम अच्छा जरूर दिखना चाहते हैं, इस कारण हमारे में मान भय बना रहता है। यदि स्वयं में विश्वास हो जाए कि हम अच्छे हैं, हार्ट बीट बढ़ेगा कम होगा क्या? कुछ नहीं बढ़ेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? सिंपल सी बात है। तो कितना समय हम इस मान भय से ग्रसित रहते हैं, क्योंकि स्वयं में सम्मान का भाव सुनिश्चित नहीं हुआ है। तो मुझ में भी सुनिश्चित नहीं हुआ है, आप में भी सुनिश्चित नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि लोग मेरा अधिमूल्यन करें, यही मेरा सम्मान है। आप चाहते हैं कि आपका अधिमूल्यन हो, वही उसी को आप सम्मान मानते हैं। आए ना? हाँ है ना? कई बार मैं इसको चेक करता रहता हूं, जो मैं बोलता हूं वो लोगों से सम्मान पाने के लिए बोल रहा हूं या सही अर्थ में समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये बोलते हैं सम्मान तो मिलता है, अरे ज्ञान की बात बोलिए तो सम्मान तो मिलता है। हाँ है ना? लोग अप्रिशिएट तो करते ही हैं। अब उससे धीरे धीरे मुझ में अभिमान, अधिमूल्यन ही अभिमान, मैं बहुत अच्छा बोलता हूं। कहां गए वो भैया? संसद में स्पीच देके आए हैं, अब तो भयानक अधिमूल्यन हुआ हुआ होगा। थोड़े स्कूल में दिए रहते, जिला में दिए रहते, स्टेट में दिए रहते तो थोड़ा कम रहता। आप तो कहां देके आए हैं? हो गया ना? तालियां बजती हैं, तो मैं बोलूं तो तालियां बजे। तालियां भी क्यों? भाई मेरे मान भय को शांत करने के लिए। तालियों का भी क्या सिस्टम है? मान भय को शांत करने के लिए। यही सब है ना? हाँ, इनकरेजमेंट। इनकरेजमेंट की क्या जरूरत है? अरे यदि मेरा स्वयं के प्रति मूल्यांकन नहीं है, मैं दूसरों के बोलने से मैं सही हो जाऊंगा क्या? दूसरों के बोलने से सही हो जाऊंगा क्या? मुझे अपनी समझ का पता होना चाहिए ना, मैं कहां हूं। नहीं तो लोग अधिमूल्यन करने के लिए तो बैठे हुए हैं ही। मैं वहां बोल करके आया, लास्ट दिशा में शिविर हो रहा था, मैं वहां बोल करके आया, मैं अभी भास आभास की स्थिति में हूं। दर्शन में कुछ बोलते हैं भास आभास की स्थिति में हूं, समझने के क्रम में हूं। अभी मैं विकसित चेतना में नहीं हुआ हूं, अभी मैं विकसित चेतना में नहीं हूं। इतना मैं स्पष्ट तरीके से मैं अपना बोल करके आया। हाँ है ना? लेकिन जब मूल्यांकन हुआ तो उसमें से कुछ लोग, भैया तो किसी, अब देखना पड़ेगा ये मानव चेतना में है, देव चेतना में है या दिव्य चेतना में है। लो भाई, बोले जा रहा हूं भैया भास आभास में हो, वो मानने को तैयार ही नहीं है, वो तो देव चेतना दिव्य चेतना में ही है। अब ऐसे 40-50 लोग मेरे को देव चेतना दिव्य चेतना में मान लेंगे तो थोड़ा थोड़ा लगने लगेगा, हाँ यार सही में लगता है देव चेतना दिव्य चेतना में आ गया हूं। ये संख्या बढ़ के 100-200 हो जाए, लगता है मैं तो सही में देवता बन गया हूं। 1000-2000 हो जाए तब तो बोलने भी लगूंगा मैं देव चेतना में हूं। लाख हो गया तो दिव्य मानव हूं। हाँ है ना? ऐसे ही तो अभिमान होता है। आदमी अपने आप को समझदार कब मान लेता है?
जब लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। जितने ज्यादा फॉलोवर उतना ज्यादा मैं समझदार, जितने ज्यादा हमारे फॉलोवर्स हैं उतने ज्यादा मैं समझदार हूं। सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो कोई सबसे बड़ा गुरु कौन? जिसके सबसे ज्यादा चेले। सबसे बड़ा गुरु कौन है? जिसका सबसे ज्यादा चेला है। ये सबसे छोटे गुरु हैं क्योंकि इनके चेले सबसे कम निकले, है या नहीं? ये चेला बनाने का काम ही नहीं है। ये चेला बनाने का काम ही नहीं है। कोई चेला बनाना, शिष्य बनाने का काम नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? ना मैं गुरु हूं, ना आप चेले हैं। ना तो कोई अधिमूल्यन होना है, ना ही कोई अवमूल्यन होना है। मैं पहले दिन बताया, मैं समझदारी के क्रम में हूं, मैं समझदार नहीं हुआ हूं। फिर से घोषणा, मैं समझदारी के क्रम में हूं, समझदार नहीं हुआ हूं। जैसा आप गलतियां करते हैं वैसे ही मुझसे भी गलतियां होती हैं। क्या हुआ? मैं निरंतर गुणात्मक विकास कर रहा हूं। मैं निरंतर गुणात्मक विकास कर रहा हूं। हाँ है ना? निरंतर गुणात्मक विकास कर रहा हूं। हर दिन, हर महीने, हर साल जो है मेरी चेतना का विकास हो रहा है। ये ठीक है? जैसा आप सही समझने में लगे हो वैसा मैं भी लगा हुआ हूं। तो कोई अधिमूल्यन अवमूल्यन ना हो, इसी के आधार पर हमारा निर्वाह हो तो बेहतर है। नहीं तो हम समझाने आए यहां अधिमूल्यन अवमूल्यन अवमूल्यन और खुद का अधिमूल्यन करवा रहे हैं, खुद का अधिमूल्यन करवा रहे हैं। इसलिए मैंने माता जी को उस दिन मना किया था। इस दिन मना किया था। क्यों? आप अमिताभ बच्चन हो, आप बोल रहे हैं आप अमिताभ बच्चन हो। अब मैं सही को अमिताभ बच्चन मान लूंगा अपने आप को, मैं तो गया काम से ना। आप बोलोगे मैं अमिताभ बच्चन हूं और मेरे को कुछ लोग और आके बोले मैं अमिताभ बच्चन हूं, मैं तो सही में अमिताभ बच्चन मान लूंगा अपने आप को। अब आपको लगता है आप सही बोले, यही तो है। ये ठीक है। जैसा आप में शुभकामना है, मुझ में भी है। इस शुभकामना के आधार पर ही हम संवाद कर रहे हैं। इससे ज्यादा आकलन ना किया जाए। क्योंकि अधिमूल्यन क्यों होता है? लोग अधिमूल्यन करते हैं तो हम में भी अधिमूल्यन हो जाता है। अरे लोग अधिमूल्यन करते हैं तो हम में भी अधिमूल्यन हो जाता है। सिंपल सी बात है। ये आपके भाव हैं, उसको हम स्वीकारते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। वो आपका भाव हमारे को पहुंचता है। आप मेरे भाव को देख करके आप में वो भाव आते हैं। मैं जिस भाव को पहुंचाना चाह रहा हूं, क्या चेतना विकास का काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे उसकी आवश्यकता लगती है, वो मैं आप लोगों तक कम्युनिकेट करता हूं। आपको मेरे भाव पकड़ में आते हैं तो आपको मेरी सुंदरता दिखती है। यदि इस पूरे दर्शन को देखेंगे तो जिसकी सुंदरता को मैं दिखाना चाहता हूं वो सुंदरता सही अर्थ में दिखेगी। असली सुंदरता दिव्य मानव की सुंदरता है। दिव्य मानव की सुंदरता को देखना है, विधिवत पूरा पुस्तक का अध्ययन करना पड़ेगा। क्यों नहीं दिखेगा? मैं दिव्य मानव नहीं हूं, मेरी भाषा में वो दिव्य मानवता नहीं आएगी। हाँ है ना? तो दिव्य मानव के सौंदर्य को देखना है, उनकी पूरी पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा। एक बार पूरी पुस्तकों का अध्ययन कर लेंगे, उनके सौंदर्य से ऐसा अभिभूत हो जाएंगे, आप में कामना हो जाएगी, मुझे भी ऐसा ही व्यक्तित्व चाहिए, मुझे भी ऐसा ही व्यक्तित्व चाहिए। समय लगेगा। मैं भी नागराज जी के पास जब पहुंचा, इनके व्यक्तित्व से इतना अभिभूत हो गया, पूरा समय यही कामना करता रहता था कि इनके जैसा मैं कैसे बनूंगा। तो दिन भर इनका पैर दबाता था और इनसे आशा रखती थी कुछ शक्तिपात करे और इनके जैसा व्यक्तित्व मुझ में हो जाए। पैर दबा के ऐसी कामना कि भाई इनके जैसा व्यक्तित्व हमारा हो जाए, इनका ज्ञान हमारे में ट्रांसफर हो जाए, है ना। एक बार हमारे को डांटते हैं, हमारा पूरा व्यक्तित्व बनने में 80 साल लग गया
और तुम आज के आज ही चाहते हो, तुम आज के आज ही चाहते हो वैसा व्यक्तित्व हो जाए, समय लगता है। तो विधिवत जब तक हम इस पूरे मध्यस्थ दर्शन का श्रवण नहीं करेंगे, श्रवण का मतलब क्या हुआ, दिव्य मानव, देव मानव, मानव के सौंदर्य का दर्शन। श्रवण से ही देव मानव, दिव्य मानव, मानव के सौंदर्य का दर्शन होता है। यदि ये दर्शन नहीं हुआ इस सौंदर्य का, हमारे में वैसा बनने की कामना भी नहीं होगी। एक बार इस सौंदर्य का दर्शन हो गया, अब जब तक उसको पा नहीं लेंगे आप उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। वो इस जन्म के लिए नहीं होगा, वो अब निरंतर होगा। ये इस जन्म क्या अगले जन्म भी आप इसको नहीं भूलेंगे। ये एक ऐसी चीज है, इस सौंदर्य का दर्शन यदि हो गया, वो हर जन्म में आप ऐसा बनने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। करके तो देखिए एक बार अध्ययन, एक बार अध्ययन करके तो देखिए। हाँ है ना, क्या नाम है दीदी? प्रभा। तो जैसे सरस्वती देवी की कल्पना की गई, वैसे आपको जब यहां देखेंगे तो स्वयं के ही प्रभा देवी कैसी होगी देव स्वरूप में, वो दर्शन हो जाएंगे। फिर क्या कामना होगी, मैं कैसे देव स्वरूप हो जाऊं, देवी स्वरूप हो जाऊं। है ना, उसके लिए पूरा विधिवत अध्ययन करना होगा। और उसके लिए बता चुका हूं, यहां पर हर साल 6 महीने का विधिवत अध्ययन होता है। 1 जुलाई से इस साल प्रारंभ हो रहा है और 31 दिसंबर को खत्म होगा। हर साल यही रहता है डेट। आप लोगों में से जब इच्छा हो कर सकते हैं। यहां नहीं हो तो और भी जगह है, होते रहते हैं पूरे देश भर में। पूरे देश भर में देवी देवता के जो दर्शन करने के लिए लोग ये पढ़ते रहते हैं। अभी तक देवी देवता के क्या दर्शन किए, उनके रूप को, प्रतीक को दर्शन करने जाते रहे। अब सही अर्थ में देवी देवताओं के विचार कैसे होते हैं, देवी देवताओं के भाव कैसे होते हैं, देवी देवताओं का व्यक्तित्व कैसा होता है, इसके दर्शन करने का समय आया है। किसके दर्शन करने का? हम अभी तक रूप के दर्शन करते रहे, शरीर के रूप का एक प्रतीक है उसका दर्शन करते रहे। अब इन देवी देवताओं के जीवन के स्वरूप का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़ा अद्भुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन देवी देवताओं के जीवन के सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितने लोग इस सौभाग्य को पाना चाहते हैं? है ना, जितना भी देखा होगा ये सौभाग्य लगता होगा ना कि मैं सौभाग्यशाली हूं जहां पर मुझे ऐसे देवी देवता के जीवन का अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है। ये ठीक है। नियति क्रम से इस शरीर यात्रा में हमारे साथ ये सौभाग्य हुआ है, उस सौभाग्य को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए? ग्रहण किया जाए। यही हो सकता है। अभी इस सौभाग्य के हो जाने के बाद भी इन सब चीजों में अधिमूल्यन ना किया जाए। इसके बावजूद भी हम यदि इन सब चीजों का अधिमूल्यन कर लेते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य ही होगा। ये हमारा दुर्भाग्य ही होगा। सौभाग्य हुआ कि आपको ऐसा हो गया। नियति ने कैसा सौभाग्य आपको दिया? आपकी दीदी के यहां से दूध जाता था, यहां से दूध जाता था बसंत भैया लेके, और बसंत भैया ने उनको दर्शन के बारे में बोला। अब बताइए कैसे सौभाग्य निकलता है, कैसे सौभाग्य आता है कि यहां से बसंत भैया दूध देने जाते थे इनके यहाँ, इनके बहन के यहाँ। वहां पर कभी कहा कि यहाँ एक अच्छा काम होता है, आप उसको आके देखिए। वो आके देखे तो उनका लगा ये तो बहुत बड़ी चीज है। पिछले साल अप्रैल में उन्होंने इसी तरीके से परिचय शिविर किया, सेम इसी तरीके से। और 1 जुलाई से लेकर के 1 जून से ना, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक पूरा अध्ययन किया इनकी बड़ी बहन ने। अप्रैल में शिविर किया और 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक
पूरा अध्ययन किया। और कैसे अध्ययन किया? यहां से कुछ 15 किलोमीटर दूर, 17 किलोमीटर दूर उनका घर है। हर दिन अप डाउन करते थे, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर दिन वो आना जाना करती थी स्कूटी पर। वो खुद आती थी, उनके साथ उनके भांजे और भांजी भी आती थी। फिर वहां से एक और सौभाग्य का उदय हुआ। क्या सौभाग्य का उदय हुआ? यहां पर रहते हुए तुषार जी, और तुषार जी का विवाह होना है। विवाह के लिए उनको दिख गई इनकी बहन है, ऐसा एक सौभाग्य का उदय हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ? दीदी को लगा ये बड़ी चीज है, इन्होंने भी नौकरी छोड़ के अब इस अध्ययन करने का मन बनाया है ना। ये है सौभाग्य। सौभाग्य को पहचान ये है सौभाग्य को पहचानना। ये है सौभाग्य को पहचानना। क्यों दीदी? इस सारी यात्रा में कुछ सुखद घटित हो गया ना, उसको सौभाग्य को पहचान लिया ना, और अध्ययन में लग गए। तो जो सौभाग्य हुआ है उसको पहचानने की जरूरत है, उसको ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करने की आवश्यकता है। ये सौभाग्य है रागेश्वर बेटा का कि इन्होंने किस परिवार में जन्म लिया, किस परिवार में जन्म लिया जहां इनके माता पिता इसी दर्शन को अध्ययन कर रहे हैं। इनको तो बचपन से मां के गर्भ से यही मिल रहा है। क्यों बेटा? ठीक है, मां के गर्भ से बचपन से यही सुने हो ना, यही सुनते आए हैं। ये सौभाग्य है। तभी तो यहां पर देखिए, इस आयु में कौन बच्चा आकर के ऐसा बैठ करके सुनता है? सुनते हैं? ये सौभाग्य है ना। क्यों सौभाग्य है? क्योंकि हम सभी संस्कारी हैं, शुभ चाहते थे, शुभ को ढूंढ रहे थे, तो नियति ने हमारे साथ वैसा सौभाग्य भी बना दिया। हम सभी सौभाग्यशाली क्यों हुए? क्योंकि हम शुभ चाहते थे, शुभ की कामना थी, शुभ को ढूंढ रहे थे, शुभ को ढूंढ रहे थे। नियति ने सहयोग किया, शुभ तक पहुंचा दिया। कहां भैया, कहां से ढूंढते हुए यहां पहुंच गए। यहां से 1000 किलोमीटर दूर से भैया आए हैं, वो भी इस गर्मी में। आज रात को जाने वाले। रिजर्वेशन कंफर्म है? नहीं है तो भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। बहुत बड़े चीज के हाथ लेके जा रहे हैं। इस आयु में वो सौभाग्य मिला है, उसको कितना बैठे रहते मुझे तो आश्चर्य होता है। 78 की आयु में इस प्लास्टिक की कुर्सी पे ये 6-6, 7-7 घंटा बैठे रहते हैं। मुझे ही तकलीफ होती है कि आप लोगों के लिए थोड़ा आरामदायक व्यवस्था होनी चाहिए। हम उस पर सोचेंगे, ऐसे कुछ सोफा की व्यवस्था होनी चाहिए जहां 78 ईयर्स के लोगों के लिए यदि पूरे 7 दिन का शिविर करना चाहें, ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। मैं तो रहेगा आग्रह, ऐसी 1-2 तो रहनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे समय इनके आयु के हिसाब से, इनकी अवस्था के हिसाब से ये थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है शारीरिक। हम वो भी इंतजाम करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए कंफर्टेबल रहा, ये दिक्कत तो नहीं हुआ। बड़ी चीज मिलती है, छोटी चीज ध्यान ही नहीं जाता। ये इतनी बड़ी चीज मिल रही है, छोटी चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, शारीरिक सुख की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है या नहीं है? यदि बड़ी चीज ना मिले तो हमको ऐसी चीजों पर भी बहुत ध्यान जाता है। मूवी में जाते हैं, ऐसा बैठा के थोड़ी मूवी दिखाते हैं, थोड़ा बहुत सारा गद्दा बैठा करके। अच्छी ना आए, कम से कम शारीरिक सुख तो मिले। मूवी अच्छा ना लगे, कम से कम हम ये तो गाली नहीं दे, 3 घंटा हमको चेयर पर बैठा के रखा, 3 घंटा कम से कम गद्दे पर बैठा के रखा, एसी में बैठा के रखा, इतने का तो मिनिमम सुख मिले। यहाँ ना एसी है ना गद्दा है, उसके बाद भी कोई तकलीफ नहीं है। बीच बीच में लाइट गया, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। क्यों? जब बड़ा चीज मिलता रहता है, छोटी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो ये फिर से, ये बेसिकली हम अपने मान भय से कब दूर होंगे? जितना जितना हम सम्मानित, स्वयं में सम्मान महसूस करेंगे, मान भय से दूर होगा। स्वयं का सम्मान किस आधार पे होगा? हम स्वयं विकसित चेतना से जब तक संपन्न नहीं हो जाते हैं, तब तक वो सम्मान का भाव नहीं आएगा।
हाँ या ना? या फिर हम अध्ययन में रत भी हो गए, तो हम अध्ययन में रत हो जाते हैं तो भी सम्मान का भाव आ जाता है। हाँ या ना? एक बार कभी पवित्र विचार आते हैं, कितना सम्मान आता है अपने लिए, और जैसे ही कोई गलत विचार आता है, कैसा लगता है अपने अंदर? मैं सबसे बेकार आदमी हूं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? पवित्र विचार आते हैं तो कैसा लगता है? मैं कितना बढ़िया आदमी हूं। जैसे ही कोई घटिया विचार, गंदे विचार आते हैं तो क्या लगता है? मैं बहुत घटिया आदमी हूं। कभी हम बहुत अच्छे, कभी हम बहुत खराब, ऐसा ही हमारा विचार चलता रहता है। हमारा आकलन अप डाउन होता रहता है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अध्ययन करिए, वो संतुलित होने लगेगा। मेरा संतुलित हो रहा है। अध्ययन करेंगे, ये संतुलित होने लगता है जैसा मेरा हो रहा है, आप लोगों का भी होगा ही। ये ठीक है? ये ठीक है? इसलिए यहां पर कोई भी आदमी कुछ ऐसे बहुत बढ़िया कपड़े पहन करके आके शिविर करके बैठता है नहीं है। सब सामान्य घर में जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे ही। किसी और कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो ऐसे कपड़े में जाते हैं क्या? ऐसे कपड़े में जाते हैं किसी और कॉन्फ्रेंस में? नहीं जाते हैं। क्यों? वहां हमको पता है हमारा आकलन अलग तरीके से होने वाला है, इसलिए हम वहां वैसे पहन के जाते हैं। यहां पता है कोई आपको आपके कपड़े से, आपके रूप रंग से आपका आकलन नहीं करने वाला, दबाव मुक्त रहते हैं। ये ठीक है? ये ठीक है ना? कितना रिलैक्स है ना? कितना रिलैक्स है ना? क्या पहने हैं, नहीं पहने हैं, उसका दबाव कितना कम हो गया, कंफर्टेबल हो गए। यही सूट बूट टाई पहन करके मेरे को भी खड़ा होना पड़ता है इस गर्मी में, कितना तकलीफदायक है। हाँ या ना? सूट बूट पहन करके लेना पड़ता, कितना तकलीफदायक था? नहीं है भैया? तकलीफदायक है कि नहीं? ये गर्मी में ये सूट बूट टाई पहन करके कैसे आदमी खड़ा रहेगा? है ना? तो मैं तो अपनी बात अभी रख दिया हूं, ब्रेक का समय हो गया है ना? ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मूल्यांकन होगा। और मंजीत अंकल चले गए हैं। डॉली आंटी आप थोड़ा सा रख देंगे 5 मिनट अपनी बात? कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट रख सकते हैं आप। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के लोग जो है 5 मिनट बाद जो है चले जाएंगे। तो एक बार डॉली आंटी से सुन लेते हैं। ये भी फाउंडिंग मेंबर्स में है। जब से यहां पर ये जमीन ली गई उस दिन से ये यहां पर है ना? तो सुन लेते हैं। और ये मंजीत अंकल भी थे, वो शायद फोन आया है तो चले गए हैं, उनका भी सुन लेंगे। सभी को नमस्ते। भैया ने बता ही दिया, लंबे समय से मैं यहीं पर ही रहती हूँ अभ्युदय संस्थान में। और श्रद्धेय बाबा जी को नमन करते हुए, और उनका सानिध्य लंबे समय तक हमको मिला। जो अभी लंबे समय से जो भाव की बात चल रही है ना, यही कमी अपने अंदर भी देख पाते थे। भौतिक दुनिया में जी के आए, सारा कुछ किया, लेकिन जो तलाश थी ना अंदर में सभी मानव की, जो आज हम देख पाते हैं, अपने अंदर में भी उस समय देख पाए कि जिस चीज की चाहना है उसको तो मैं पूरी कर ही नहीं पा रही हूँ, इतना कुछ होने के बावजूद भी। तो लगा नहीं, घर में धन आ जाने से मैं सुखी हो जाऊंगी या बड़ा घर बना लेने से सुखी हो जाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं देख पाई मैं। तो ऐसा लगता था जितना बल्कि सामान होता था उतनी ज्यादा टेंशन होती थी। अब इसको रखो कहाँ, एक चीज आ गई, इतना हो गया, कैसे करूं? तो लेकिन जैसे जैसे बाबा जी का सानिध्य मिलता रहा और जो भी बात हो रही थी ना वस्तु, तो बाबा जी से मैं यही सीखी। जब स्कूल में भी पढ़ाने जाती थी, बेटा वस्तु सही समझना, वस्तु सही भी समझाना। जो वस्तु को समझने का मतलब ये है कि मैं मूल्यों को समझूं। कोई भी वस्तु है उपयोगी है, मूल्य है, तो इस तरीके से मानो मानो
कैसे एक दूसरे को स्वीकारेगा? तो भाव के आधार पर ही हम एक दूसरे को स्वीकार पाते हैं। जैसे सही भाव क्या होगा? हमारे अंदर में विश्वास को मैं कैसे देखूंगी, अपने अंदर विश्वास को? स्वयं के प्रति विश्वास जब हम बोलते हैं, ये सभी के अंदर में सद्गुण हैं ही हैं स्थायी रूप से, है ना? तो अपने ही गुणों को जैसे जैसे पहचानते गए, वैसे वैसे मैंने ये देखा कि स्वयं की जो व्यवस्था है, जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, तो स्वयं की व्यवस्था को पढ़ते हैं तो हमको जीने के प्रति विश्वास आता है कि नहीं, मैं जी सकती हूँ, ऐसा ही जीऊंगी। पूरी मानव जाति ऐसा ही जीना चाहती है। तो ये सुख से जीने की जो प्यास थी, पहले भी थी, अभी जब सानिध्य मिला बाबा जी का, उनके परिवार का, पूरे का, तो आज हम देख पाते हैं कि सभी के साथ में आराम से जी पाते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि कोई अननोन व्यक्ति है हमारे सामने में। ऐसा लगता है मानो, मैं भी एक मानव हूँ, हम सभी मानव हैं, सबकी चाहना समान है, तो क्यों ना मैं सबके साथ में अच्छे से जी पाऊँ। तो ऐसे एक अंदर में विश्वास बना। तो उस विश्वास के साथ ही आज हम चल पा रहे हैं। स्कूल भी है अपना, जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो उसमें भी यही लगा कि अभिभावक विद्यालय चेतना विकास मूल्य शिक्षा, तो लगता है ये नाम ही अपने आप में यूनिवर्सल है, क्योंकि हम सभी अभिभावक हैं और सबके अंदर में ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा, ये जो लाइन है अपने आप में कंप्लीट है। तो ये लाइन को जैसे ही पूरा अपने अंदर में शोध करने गए, जांचने गए, इसके प्रति लगा कि नहीं, इसको हम समझेंगे तो हमारा चेतना का विकास होगा। चेतना का विकास होगा तो मानव विकसित होंगे। तो मानव का विकास होता है तो हम, छोटा बच्चा जो चाहता है कि हम उनके साथ में अच्छे से संवाद करें। अच्छे से संवाद का मतलब ये भावपूर्ण संवाद हो, भावपूर्ण भाषा हो हमारी, है ना? भाषा कोई भी हो, लेकिन अगर उसमें भाव होता है तो हम ये देखते हैं कंप्लीट हो जाती है भाषा। कोई भी वस्तु है, वस्तु तो वस्तु ही रहेगी, है ना? तो उसकी वैल्यू के साथ जब हम प्रस्तुत होते हैं, उसके बारे में बताते हैं पूरा, तो बच्चे को भी विश्वास होता है, नहीं ये बात तो ठीक है बिल्कुल, है ना? तो इस तरह से काफ़ी चीज़ों पे अपने अंदर में हम आज भी देखें तो, देखा जाए तो शोध ही कर रहे हैं, जांच ही रहे हैं, जीने का अभ्यास सतत चल रहा है। तो लेकिन अपने अंदर में निरंतरता भी बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। जैसे जैसे समझ बनती जाती है, वैसे वैसे दुख, क्योंकि अस्तित्व में है नहीं। पहले लगता था नहीं, हम बहुत दुखी रहते हैं, बहुत ऐसे हैं, समझ नहीं थी। अभी ऐसा लगता है अस्तित्व में जो चीज़ है नहीं, उसका मैं क्या अध्ययन करूँगी? दुख है नहीं तो अध्ययन क्या करूँगी? लेकिन एनी टाइम हम रहते ज़्यादा टाइम दुखी ही हैं, क्योंकि समझ नहीं होने की वजह से। तो जो चीज़ है उसका अध्ययन किया जाए, है ना? कोई भी चीज़ हम पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, तो पहले वस्तु चल के आ रही होती है, पीछे तब हम है लगाते हैं। तो इस तरीके से वस्तु के साथ में ही हमारी समझ बनी। तो उसी के आधार पे हम देख पाते हैं अपने अंदर में को जो होने का अध्ययन है, तो रहना व्यवस्था में अपने आप हो जाता है, सबके साथ जीना हो ही जाता है। मैं हूँ, ये विश्वास, जैसे ही जीवन की व्यवस्था को समझे तो अपने अंदर में ये विश्वास हुआ, नहीं मैं हूँ, शरीर एक अलग चीज़ है, दोनों को मिला के ही मानव बना, है ना? तो दोनों की उपयोगिता है अपनी अपनी जगह में। तो जैसे ही इस तरह से वैल्यू को देखते गए, ऐसे लगा कि नहीं, मानव विकास होगा तो समाज का विकास। तो इस तरह धीरे धीरे परिवार, मेरा विकास होगा तो हम परिवार में जितने लोग के साथ में रहेंगे तो खुशी से जिएंगे। सहज प्रक्रिया है, तो सहज ही हम इसको स्वीकारते भी हैं, और दबाव होता नहीं है किसी चीज़ का। आपका दबाव मेरे पे पड़ेगा, भाव के साथ जीते हैं तो भाव का प्रभाव ही जाता है ना? तो हाँ, जो व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है किसके आधार पर पड़ता है? सही जीने के आधार पर ही पड़ता है। तो अभी इतने शब्द जो लिखे, इसमें से जितना भी है ये सारा धन के आधार पे है, सुविधा के आधार पे है ना? तो इसका जो प्रभाव पड़ता है, इससे हम दुखी होते हैं, जबकि दुख नाम की चीज़ अब समझ में आया है नहीं, इसलिए उसका अध्ययन भी नहीं है। जो है उसी का अध्ययन है। सुख है, सुख का अध्ययन करेंगे तो जीवन में निरंतर सुख की जो कामना है हम पूरे मानव जाति की, तो इसको हम
प्राप्त कर ही लेंगे, ये एक अंदर में विश्वास बन चुका है। तो मेरे को लगता है समय भी काफ़ी हो रहा है, तो समय के अभाव को देखते हुए तो इतनी बात तो मैं अपना रखती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चाय के लिए अभी चलते हैं हम सभी, फिर ठीक है, चाय पे चलते हैं अपन और फिर 5 बजे आके मूल्यांकन कैसे करें उसमें बात कर लेंगे अपन, है ना।